हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ जो 2023 है, इसके लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है प्रीलिम्स के लिए। ये टेस्ट नंबर आपका 1 है और ऐसा नहीं कि ये ओनली उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए ही है। उत्तर प्रदेश पीसीएस के साथ साथ ये किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका बीपीएससी हो गया, यूकेपीएससी हो गया, आरएस हो गया, एमपीपीएससी हो गया, झारखंड पीसीएस हो गया, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो गया। मतलब सारे पीसीएस जो भी स्टेट में पीसीएस लेवल के एग्जाम्स हैं, सबके लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, असत्य कथन की पहचान कीजिए। धौलाधर पीर पंजाल के दक्षिण में अवस्थित पर्वतीय क्षेत्र है। ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। एंड फोर्थ ऑप्शन है, ट्रांस हिमालय को तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है। देखिए, इसमें आपको असत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है, पहला है कि धौलाधर पीर पंजाल के दक्षिण में अवस्थित पर्वतीय क्षेत्र है। देखिए, अगर हम बात करें धौलाधर और पीर पंजाल की, तो ये किसके भाग हैं? तो ये दोनों जो है कि लघु हिमालय या मध्य हिमालय के ये भाग हैं, पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणी। देखिए, अगर हम बात करेंगे लघु हिमालय या मध्य हिमालय की, ठीक है, तो यहाँ पे पड़ेगा आपका क्या? ये पड़ेगा पीर पंजाल और उसके नीचे आपका पड़ेगा कौन सा? ये धौलाधार। तो ये उत्तर में पड़ेगा आपका और धौलाधार जो है कि आपका दक्षिण में है। पीर पंजाल उत्तर साइड में है और धौलाधार दक्षिण साइड है। किस में? लघु या मध्य हिमालय में। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि धौलाधर पीर पंजाल के दक्षिण में अवस्थित पर्वतीय क्षेत्र है। तो ये है आपका पीर पंजाल और ये है धौलाधर। तो बिल्कुल सही कि जो धौलाधार है वो पीर पंजाल के दक्षिण में पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, सही है। अगर हम दूसरे की बात करते हैं, ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। देखिए, सबसे ऊपर तो आपका ट्रांस हिमालय है। ठीक है, अगर देखा जाए भारत के मैप में तो सबसे ऊपर क्या है? ट्रांस हिमालय है। और ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां हैं। ठीक है, कौन कौन? पहला है आपका काराकोरम, दूसरा है आपका कौन सा? लद्दाख श्रेणी, और तीसरा है आपका जास्कर श्रेणी। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं काराकोरम श्रेणी की। ठीक है, तो देखिए, भारत का सबसे उत्तरी पर्वत है काराकोरम और इसको हम कृष्णगिरी या उच्च एशिया की रीढ़ कहते हैं। बिल्कुल सही है कि इसको हम क्या कहते हैं? इसे कृष्णगिरी या उच्च एशिया की रीढ़ कहते हैं। देखिए, काराकोरम पे ही जो केटू है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, क्या नाम है इसका? गाडविन आस्तीन। ये सिचुएटेड है काराकोरम श्रेणी पे ही। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। अगर हम तीसरे की बात करते हैं, ट्रांस हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे ऊपर कौन सा है, अगर हम बात करेंगे तो सबसे ऊपर होगा आपका ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर होगा। फिर उसके नीचे जो है कि बृहद हिमालय है। बृहद हिमालय बोल सकते हैं या फिर महान हिमालय बोल सकते हैं। फिर उसके नीचे अगर हम आएंगे तो ये जो है कि लघु या मध्य हिमालय है। ठीक है, लघु या मध्य हिमालय। फिर लास्ट में जब देखेंगे हम तो ये पड़ता है बाह्य या शिवालिक। ठीक है, बाह्य या शिवालिक। तो ये पूछा जा रहा है कि ट्रांस हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में है। ट्रांस हिमालय कहाँ पे है? ये उत्तर में है। और महान हिमालय कहाँ पे है? मतलब महान का मतलब कि ये बृहद हिमालय। बृहद हिमालय दक्षिण में है, ट्रांस उत्तर में है। यहाँ पूछा जा रहा है कि ट्रांस हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में है। देखिए, ट्रांस हिमालय कहाँ पे है? तो ये उत्तर पे है। मतलब अगर हम बात करें बृहद हिमालय के तो ये उत्तर में है, दक्षिण में नहीं है। तो ये जो है कि आपका गलत है कि ट्रांस हिमालय जो है कि महान हिमालय के उत्तर में नहीं बल्कि दक्षिण में नहीं बल्कि उत्तर में सिचुएटेड है। ठीक है, चौथा ऑप्शन है, ट्रांस हिमालय को तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है। देखिए, ट्रांस हिमालय ये जो है ना कि यूरेशियन प्लेट का एक खंड है और इसे हम तिब्बती हिमालय या टेथिस हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी आपका सही है। तो गलत कौन सा है? तो ये आपका सी ऑप्शन गलत है। पर्वत एवं उनकी अवस्थिति का गलत युग्म बताइए। जवादी पर्वत तमिलनाडु में, वेलिकोंडा पर्वत आंध्र प्रदेश में, पालकोंडा पर्वत मध्य प्रदेश में, सेवराय पर्वत तमिलनाडु में। देखिए, जो पर्वत हैं और उसकी अवस्थिति, इसमें आपको गलत बताना है। 3 जो है कि सही दिया है, 1 जो है कि गलत है।
जवादी पर्वत ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। वेलिकोंडा पर्वत ये कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है। पालकोंडा पर्वत की अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश में नहीं है। कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड पालकोंडा पर्वत। सेवराय पर्वत ये भी तमिलनाडु में सिचुएटेड है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अंडमान निम्नलिखित में से किन किन द्वीपों का समूह है? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लेटिन अंडमान। देखिए जो अंडमान निकोबार है ये किन किन द्वीपों का समूह है ये पूछा जा रहा है। तो जो अंडमान है उसमें आपका उत्तरी अंडमान भी है, दक्षिणी अंडमान भी है, मध्य अंडमान भी है और लिटिल अंडमान भी है। तो ये सब सारे हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। ये सब सारे अंडमान के ये द्वीप समूह हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, 1, 2, 3 और 4। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में स्टेट का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में दिया गया है अणु शक्ति केंद्र। ठीक है, मतलब परमाणु विद्युत संयंत्र, इसको मिलान कराना है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें गुजरात में कौन सा परमाणु विद्युत संयंत्र है? तो गुजरात में है काकरापारा। ठीक है, अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में कौन सा है? तो कर्नाटक में आपका कैगा है। राजस्थान में कौन सा है? तो राजस्थान में है आपका रावत भट्टा परमाणु विद्युत संयंत्र और उत्तर प्रदेश में एकमात्र है नरौरा जो कि बुलंदशहर में सिचुएटेड है। ठीक है, तो गुजरात में कौन सा है? काकरापार, कर्नाटक में कैगा, राजस्थान में रावत भाटा एंड उत्तर प्रदेश में आपका नरौरा। ये है आपका परमाणु विद्युत संयंत्र। तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट का 2, मतलब A2B4 कौन सा है? ये हो जाएगा आपका A2B4 C3 एंड D1। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में दिया गया है कि राष्ट्रीय उद्यान का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में स्टेट का नाम दिया गया है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट में सिचुएटेड है। अगर हम बात करें बांधवगढ़ की, ठीक है, अगर हम बात करें बांधवगढ़ की तो ये कहाँ पे है? ये किस राज्य में है? तो ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये जो है कि आपका पड़ेगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पड़ेगा? ये मध्य प्रदेश में पड़ेगा। अगर हम बात करें बांदीपुर की तो बांदीपुर कहाँ पड़ेगा? तो ये पड़ेगा आपका कर्नाटक में। रोहला की हम बात करें तो रोहला कहाँ पे पड़ेगा? तो ये पड़ेगा आपका हिमाचल प्रदेश में। और गिर जो है कि राष्ट्रीय उद्यान है आपका कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, बांदीपुर कर्नाटक में, रोहला हिमाचल प्रदेश में और गिर नेशनल उद्यान जो है, गिर नेशनल पार्क जो है कि ये है आपका गुजरात में। ये हो जाएगा A3B4 C1 एंड D2। ये हो जाएगा पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गढ़जात की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। गढ़जात की पहाड़ियां ये किस राज्य में सिचुएटेड हैं? तो देखिए अगर हम बात करें गढ़जात की पहाड़ियों की, ठीक है, तो ये जो है कि आपका झारखंड के छोटा नागपुर से लेकर के उड़ीसा के उत्कल के मैदान तक ये गढ़जात की पहाड़ियां फैली हुई है। ठीक है, मोस्टली ये जो है कि किस राज्य में सिचुएटेड है? तो ये है आपका उड़ीसा में। देखिए उड़ीसा की उच्च भूमि के नाम से इसको जाना जाता है, गढ़जात की पहाड़ियां को। उड़ीसा की उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है गढ़जात की पहाड़ियां को। ये हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है। देखिए फुतह उस शलातीन ये किसके द्वारा लिखा गया है? अगर हम बात करें तो ये लिखा गया है ख्वाजा अबू बक इशामी के द्वारा। ये लिखा गया है किसके द्वारा? तो ख्वाजा अबू बक इशामी के द्वारा फतह उस शलातीन लिखा गया है। अगर बात करें हम फुतुहात ए
फिरोज शाही की हम बात करें तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखा गया है। और तारीख ए फिरोज शाही की हम बात करें तो ये लिखा गया है आपका बर्नी के द्वारा। और खजाइन उल फुतूह ये लिखा गया है अमीर खुसरो के द्वारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका A2 B1 C4 D3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सिविल मामलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता दी गई है? अनुच्छेद 131 के तहत, अनुच्छेद 132 के तहत, अनुच्छेद 133 के तहत, अनुच्छेद 134 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो सिविल मामलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता है, वो किस अनुच्छेद में इसके बारे में वर्णन किया गया है? ठीक है, तो ये किया गया है आपका अनुच्छेद 133 के तहत। देखिए, अगर हम बात करें उच्चतम न्यायालय की, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो इसके बारे में वर्णन कहाँ से कहाँ तक है, तो संविधान का जो भाग 5 है, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक अनुच्छेद में जो है कि उच्चतम न्यायालय के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक। निम्न कथनों को पढ़कर कोर्ट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से सिद्ध कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। दूसरा है कि 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ा करके 64 वर्ष तक कर दी गई। देखिए, इसमें सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, अगर हम बात करें उच्च न्यायालय की, ये बात किया जा रहा है आपका हाई कोर्ट का। ठीक है, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके पद से सिद्ध कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, जो न्यायाधीश होते हैं हाई कोर्ट के, उनके पद से सिद्ध कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर उनको हटाया जा सकता है। बिल्कुल सही है। 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963, 15वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1963 में हुआ था। उसके द्वारा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, उनके रिटायरमेंट की एज जो है कि 60 वर्ष से बढ़ा करके कितने वर्ष कर दिया गया? तो 62 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया गया था 15वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग 1963 में। तो पहला तो आपका सही है, दूसरा क्या है? गलत है, क्योंकि 60 से बढ़ा करके कितना किया गया था? 62 वर्ष किया गया था, 64 वर्ष नहीं किया गया था। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। तो ये हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ये तो बात हुई हाई कोर्ट की, बट सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी रिटायरमेंट की एज क्या है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इस मौर्य शासक की सेनापति द्वारा हत्या कर दी गई थी? बृहद्रथ, बिंदुसार, बिंबुसार, अजातशत्रु। कौन वो मौर्य शासक था जिसकी सेनापति के द्वारा हत्या कर दी गई थी? कौन मौर्य शासक था? तो वो था बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या जो कि उसके शासक थे कौन? पुष्यमित्र, इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें बृहद्रथ, तो ये मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। बृहद्रथ जो है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था और इसकी मृत्यु जो है कि इसके ही जो सेनापति था कौन? पुष्यमित्र, इसके द्वारा किया गया था। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति किसके नेतृत्व में हुई थी? महाकश्यप, साबकमी, कनिष्ठ, अशोक। देखिए, बुद्ध की मृत्यु के बाद जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई वो किसके नेतृत्व में हुई? अगर हम बात करें प्रथम बौद्ध संगीति की, ठीक है, तो ये जो है कि 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व जो है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ठीक है, कहाँ पे? तो ये राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पे? तो राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में इसका आयोजन किया गया था। और ये किसके टाइम पे, किसके शासनकाल में किया गया था? तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था। ठीक है, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो है कि महाकश्यप थे। 483 ईसा पूर्व प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था और अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। ठीक है, अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि
उत्तर प्रदेश में कौन बौद्ध संगीति हुई थी और कहाँ पे हुई थी? यूपी में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी और यूपी में कहाँ पे हुई थी? ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आप लोग। पुलकेशिन द्वितीय को सर्वप्रथम किसने हराया? नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, महेंद्र वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय को सबसे पहले किसने हराया? ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय को सर्वप्रथम जो है कि नरसिंह वर्मन में हराया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया था। देखिए, नरसिंह वर्मन ये प्रथम पल्लवी शासक था। ये जो है कि प्रथम पल्लवी शासक था और ये किसकी उपाधि धारण किया था? तो ये जो है कि वातापिकोंड की उपाधि धारण किया था, नरसिंह वर्मन प्रथम। तो ये क्वेश्चन आता है कि किसने जो है कि वातापिकोंड की उपाधि धारण किया था? तो वो किया था नरसिंह वर्मन। और नरसिंह वर्मन जो है कि प्रथम पल्लवी शासक भी था। ठीक है, प्रसिद्ध सल्तनत कालीन इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? बुलंदशहर, मथुरा, आगरा, लखनऊ। प्रसिद्ध सल्तनत कालीन इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? बुलंदशहर, मथुरा, आगरा, लखनऊ। किस जिले से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे बुलंदशहर से। देखिए, बुलंदशहर जिला में एक बरन नामक स्थान है। ठीक है, वहीं से ये थे। जियाउद्दीन बर्नी की अगर हम बात करें तो ये मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के संपर्क में थे। मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के संपर्क में जियाउद्दीन बर्नी थे। देखिए, जियाउद्दीन बर्नी की एक प्रसिद्ध कृति है, कौन सी? तारीख ए फिरोज शाही। इसमें जो है कि 1265 ईस्वी से लेकर के 1358 ईस्वी तक जो सल्तनत कालीन इतिहास है वो वर्णित किया गया है इसमें। किसमें? तो ये तारीख ए फिरोज शाही। और क्वेश्चन आता है कि तारीख ए फिरोज शाही किसकी कृति है? तो ये है जियाउद्दीन बर्नी की। ठीक है, तो ये बुलंदशहर से थे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय एवं उनकी अवस्थिति का गलत युग्म बताइए। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज, राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा, राजकीय बौद्ध संग्रहालय फर्रुखाबाद, राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ। इसमें से जो है कि आपको गलत युग्म बताना है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पे? कन्नौज में है। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा में है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय ये फर्रुखाबाद में नहीं है, ये कहाँ पे है? तो ये आपका पिपरहवा में है, सिद्धार्थनगर में। ठीक है, ये हो जाएगा गलत। कहाँ पे है? पिपरहवा में है, सिद्धार्थनगर में। और राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ पे है? तो ये मेरठ में है। ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन सा है? तो ये सी ऑप्शन। निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रोफेसर लर्नर ने कहा था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था एक नियंत्रित आर्थिक प्रणाली है। दूसरा है कि आर्थिक विकास की बाजार प्रणाली का स्रोत लोकतांत्रिक होता है। इसमें से कौन सा सही उत्तर है? देखिए, प्रोफेसर लर्नर ने कहा था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है वह एक नियंत्रित आर्थिक प्रणाली है। बिल्कुल सही है। दूसरा है आर्थिक विकास की बाजार प्रणाली का स्रोत क्या है? लोकतांत्रिक होता है। तो ये भी आपका सही है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। 1 और 2 दोनों सही है। इस योजना की शुरुआत गरीबी हटाओ नारे के साथ शुरू हुई थी। चौथी, छठी, सातवीं, आठवीं। वह कौन सी योजना थी जिसकी शुरुआत जो है कि गरीबी हटाओ नारे के साथ शुरू किया गया था? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो वो पंचवर्षीय योजना थी छठी पंचवर्षीय योजना। देखिए, छठी पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था कि गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर बल दिया जाए। ठीक है, तो छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर बल दिया गया। ठीक है, और अगर हम बात करें छठी पंचवर्षीय योजना का टाइम ड्यूरेशन क्या था, तो ये 1980 से लेकर के 1985 तक इसका टाइम ड्यूरेशन था छठी पंचवर्षीय योजना का। देखिए, छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत थी 1980 में 6 बैंकों का क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना भी की गई। देखिए, क्वेश्चन आता है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। ठीक है,
तो नाबार्ड की स्थापना जो कि छठी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। और कब किया गया था? तो 12 जुलाई 1982 में किया गया था। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है और नाबार्ड का फुल फॉर्म मुझे बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर हम बात करें चौथी पंचवर्षीय योजना की, तो चौथी पंचवर्षीय योजना का टाइम ड्यूरेशन क्या था? 1969 से 74 तक। सातवीं पंचवर्षीय योजना का टाइम ड्यूरेशन क्या था? तो 1985 से लेकर के 1990 तक था। और आठवीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो इसका टाइम ड्यूरेशन था 1992 से लेकर के 1997 तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। छठी पंचवर्षीय योजना का शुरुआत जो है कि गरीबी हटाओ के नारे से किया गया था। संतुलित विकास के लिए दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसने किया था? रेगनर नर्क्स, मार्क्स टूली, राजेंस्टीन रोडा, प्रोफेसर हैंसन। संतुलित विकास के दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था किसने? रेगनर नर्क्स ने। ए ऑप्शन आपका सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में स्थान का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में उद्योग का नाम दिया गया है। विशाखापट्टनम, अगर हम बात करें विशाखापट्टनम की, तो यहाँ पे कौन सा उद्योग है विशाखापट्टनम में? तो विशाखापट्टनम में ये जो कि पोत निर्माण का उद्योग है। अगर हम बात करें मूरी, तो मूरी में क्या है? तो मूरी में जो है कि आपका एल्यूमिनियम का उद्योग है। और गुड़गांव जो है कि काफ़ी फेमस है मोटर गाड़ियों के उद्योग के लिए। और पनकी जो है कि आपका उर्वरक के लिए फेमस है, ठीक है। विशाखापट्टनम पोत निर्माण के लिए, मूरी एल्यूमिनियम के लिए, गुड़गांव मोटर गाड़ियों के लिए, और पनकी ये है आपका उर्वरक उद्योग के लिए। ये सब स्थान जाने जाते हैं। ये हो जाएगा A2 B4, A2 B4 C1 D3। ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही है। 20 सूत्री कार्यक्रम दूसरी केंद्रीय योजना है जिसकी शुरुआत कब की गई थी? जुलाई 1974 में, जुलाई 1975 में, जुलाई 1976 में, जुलाई 1977 में। 20 सूत्री कार्यक्रम यह दूसरी केंद्रीय योजना है। इसकी शुरुआत कब किया गया था? तो देखिए इसकी शुरुआत किया गया था 1975 में। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए इसका क्या उद्देश्य था इस कार्यक्रम का? इस कार्यक्रम का यह उद्देश्य था कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना। सॉरी, इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना। यह हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो पहला बैंक है आपका बैंक ऑफ इंडिया। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए विदेशों में शाखा खोलने वाला पहला बैंक है आपका बैंक ऑफ इंडिया। और इसने 1946 में जो है कि अपनी शाखा कहाँ पे खोला था? तो अपनी शाखा जो है कि लंदन में खोली थी। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए जैसे कि हर एक टेस्ट सीरीज में लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे ही उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 जो स्टार्ट हुआ है उसके भी लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप लोगों का आंसर इसका कमेंट बॉक्स में देना है और इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो ये इस टेस्ट का क्वेश्चन है कि भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन कैसे किया जाता है? परिवार की औसत आय के आधार पर, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, विभिन्न राज्यों के प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में निर्धनता का स्तर का आकलन जो है कि कैसे किया जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप में सबसे पहले तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जो भी नोटिफिकेशन आता है, कोई नया वीडियो आती है तो आप लोगों को तुरंत मिल जाए, ठीक है। दूसरा मेरा एक चैनल है श्री जीएस पॉइंट, इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टडी विद श्री फेसबुक एक पेज है, यहाँ पे भी ज्वाइन कर लीजिए, इसको भी फॉलो कर लीजिए। स्टडी विद श्री 25 इंस्टाग्राम पे भी एक मेरा आईडी है। श्री जीएस पॉइंट ये भी इंस्टाग्राम का आईडी है और टेलीग्राम का ये आईडी है स्टडी विद श्री। आप लोग टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो सकते हैं। इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता है।
देखिए इन सब सारे का लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करते हैं आप तुरंत वहां पे पहुंच जाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए। देखिए शेयर जरूर कीजिएगा, यह भी स्टार्ट किया गया है 2023 का टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए, तो आप लोग शेयर जितना हो सके कीजिए अपने दोस्तों को, फेसबुक पे, व्हाट्सअप पे। देखिए वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, अपना सजेशन दीजिए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।